शांति। शुभ संध्या। मेडिटेशन इन डेली लाइफ। ये रोज की जिंदगी में हम ये मेडिटेशन को किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं? क्या हम मेडिटेशन को हर कर्म के साथ जोड़ सकते हैं, या मेडिटेशन के अभ्यास के लिए हमें अलग सा समय निकालना ही है? क्या हम ये दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? कर्म के साथ करने से क्या फायदा है और कर्म को छोड़ के एकांत में बैठ के साधना करने में क्या फायदा है? इन दोनों को हम ऑब्जर्व करेंगे। और कर्म के साथ जब जोड़ते हैं तो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? कहा जाता है योग कर्म सुखौ फले। योग के द्वारा कर्म श्रेष्ठ बन जाते हैं और फल सुखद होता है। हम बिजी है क्या? मेडिटेशन इज ऑल्सो फॉर बिजी पीपल? इफ सो हाउ? मेडिटेशन कोई एक कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी नहीं है। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ नर्चरिंग द माइंड। मन के विरुद्ध जाके करने वाला अभ्यास नहीं है, मन को साथ में लेके करने वाला अभ्यास है। कल के सत्र के बाद आज जब जैसे मैं यहां पधारा तो मेजर नायर भाई एक बहुत सुंदर सा प्रश्न पूछे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं थोड़ा मन को शांत करते हुए। सारी दिन की दिनचर्या से मन को थोड़ा डिटैच करेंगे। मन कई चीजों में व्यस्त था, कई प्रकार के सोच थे आज के सुबह से अभी तक के समय में। थोड़ा उन सब थॉट्स को थोड़ा पार्क करेंगे, थोड़ा डिटैच करेंगे अपने आप को। जैसे कल एक मेडिटेशन के अभ्यास में, कल के सत्र में हमने ये देखा, मन में कई प्रकार की थॉट्स आते हैं तो उसको मिनिमाइज कैसे करें। हम बैठते हैं और स्टेज पर ये सारे थॉट्स को कैरेक्टर्स के रूप में लाते हैं और फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिटैच करते जाते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले अगर हम ये अभ्यास कर ले, कोई भी शुरुआत से पहले हम ये अभ्यास कर ले तो एकाग्रता स्थिर हो जाती है। थोड़ा हम आज के सत्र में जाने से पहले, कर्म और योग के बारे में जानने से पहले, थोड़ा हम अपने मन को प्रिपेयर करेंगे। जब हम कहते हैं मन को प्रिपेयर करें तो क्या मन अलग है या हम अलग है, या मन और हम एक ही है? जैसे एक व्यक्ति को हम देखते हैं तो सारा शरीर एक ही है, मगर शरीर में भी हाथ है, शरीर में भी आंखें हैं, शरीर में भी कान है, शरीर में कई प्रकार के अंग है। इसी तरह आत्मा के लिए भी कई प्रकार की साधन है, उसमें मन एक है। हाँ, इसकी खूबी यह है कि ये बहुत ओपन है, इसीलिए ओपन माइंडेड कहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि ओपन इंटेलेक्ट, हम ओपन माइंडेड कहते। माइंड ओपन है, माना हर जो चीज उसके आगे आता है तो मन उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है। कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। बुरा भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है तो मन, हम उसको समझाना पड़ता है। हमें कहते हैं पूर्व के अनुभव भी देखो, उतने अच्छे नहीं थे। जिस चीज में तुम जा रहे हो वो चीज पहले भी ट्राई किया था, उतना अच्छा नहीं था। कम बाहर आओ उससे। मन को समझाना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है। तो ये कौन है जो याद दिला रहा है? वो कौन है?
जो अपने आप को कह रहा है वो कौन है? क्या मन ही कह रहा है या कोई और कह रहा है? देखेंगे ये सब आज के सत्र में। थोड़ा उससे पहले हम थोड़ा शांत होकर के, मन को एकाग्र करके अपने आप को अंदर से तैयार करें कि आज कुछ ऐसी चीज हम अपने अंदर ले आए जो हम हमारे साथ जिंदगी भर रखें। कुछ एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग, कुछ एक ऐसा डीप एक्सपीरियंस हमें दे जो हम अपने साथ जिंदगी भर साथ लेके चले। ठीक है, ये संकल्प के साथ हम थोड़ा मेडिटेशन के साथ शुरू करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। गीता का, भगवत गीता में एक बहुत सुंदर सा वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते ना फलेषु कदाचन। जिसका भाव ये है कि हे अर्जुन, कर्म के ऊपर तुम्हारा पूरा अधिकार है, मगर उस कर्म का जो फल मिलता है उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसका भाव क्या है? कर्म के ऊपर अधिकार, कर्म फल के ऊपर अधिकार नहीं है। इसका भाव क्या है? कर्म करते समय हमारे पास चॉइस है, उसे जैसा चाहे हम चेंज कर सकते हैं, मगर जो कर्म का जो फल मिल रहा है उस समय हमें उसके चॉइस नहीं है। वो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। ज्ञान ये कहता है कि हमें कर्म से पहले थोड़ा केयरफुल रहना जरूरी है। कभी कुछ रिजल्ट्स नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हम प्रयास करते हैं मगर वो छोड़ता नहीं है। इसीलिए हम इसे सिंपल शब्द में कहते हैं कर्मा। कर्मा एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई बार लोग इस प्रकार के सत्संग में जब आते हैं, कुछ अच्छी बातें सुनते हैं, तो ये प्रश्न पूछते हैं, ये सब तो ठीक है, मगर जो अच्छाई के मार्ग पे चल रहा है उसे तकलीफें और मुसीबतें बहुत ज़्यादा है, और जो अपनी मनमर्जी से चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो तो अच्छा ही चल रहा है जिंदगी में, उसका जीवन तो बहुत स्मूथली चल रहा है, फिर वही लाइफ बेटर है ना? ये संकल्प प्रश्न आ जाता है। फिर ये गीता का ये वचन, उसका हमें आंसर इसमें मिल जाता है। कैसे? देखिए, अगर आप शॉपिंग जा रहे हो, कोई और भी आपके साथ शॉपिंग जा रहा है, एक क्रेडिट कार्ड लेके चल रहा है, दूसरा डेबिट कार्ड लेके चल रहा है,
एक क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग जा रहा है, दूसरा डेबिट कार्ड लेके शॉपिंग चल रहा है। संभवतः कौन ज्यादा शॉपिंग करेगा? ज्यादा शॉपिंग कौन करेगा? स्कोप किसको ज्यादा है शॉपिंग करने का? क्रेडिट कार्ड का है ना। उस समय आप स्वाइप करते जाओ, जो भी चाहिए वो शॉपिंग करते रहो। बिल जब आएगा तब आएगा। दोनों भी जब बाहर निकलते हैं तो बैग्स उसके हाथ में ज्यादा है, इसके हाथ में कम है, तो कह रहे हैं कार्ड तो दोनों के पास है ना। मगर ये डेबिट कार्ड का ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन में फर्क ये है कि इसको आप पहले पे करते हो फिर यूज करते हो, वहां पहले यूज करते हो फिर पे करते हो। मानो वो पीरियड जो होता है 50 डेज का या 45 डेज का, उसके बाद शुरू हो जाता है क्रेडिट कार्ड का। जस्टिस तो इक्वली है, हमें चूज करना है। हम अगर सोचते हैं कि जो बुरी तरह से कर रहा है उसको बहुत अच्छा है, लाइफ अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा नहीं रहेगा। मगर समय समय की बात है, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट डेबिट की ट्रांजैक्शन जैसा है। हमें अपने आप को किसी के साथ नहीं कंपेयर करना है। हर एक का जर्नी अलग है। जो हमारे लिए सूट होता है वो कोई और के को सूट नहीं करेगा, कोई और को जो सूट हो रहा है वो हमारे लिए सूट नहीं होगा, क्योंकि हर एक का कर्मिक डायनामिक्स बहुत अलग अलग है। क्योंकि हर एक का सोच अलग है, हर एक का पर्सनैलिटी अलग है, हर एक का कर्मा अलग है, हर एक के चॉइसेस अलग है। कभी कभी किसी और के साथ कंपेयर करना स्वयं को डिसरिस्पेक्ट करना ही है। नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यूनिक है, हर चीज यूनिक है। अगर हम कर्म को देखते हैं, सबसे सूक्ष्म कर्म कौन सा है? भल व्यक्ति में कई प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, मगर वो थॉट्स में हर थॉट को चूज नहीं कर रहा है। उसमें भल माइनॉरिटी मिनिमम थॉट्स अच्छे थॉट्स है, फिर भी वो व्यक्ति अच्छा ही चूज कर रहा है एक्शन में लाने में, तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत अच्छे थॉट्स है मगर थोड़े से थॉट्स ऐसे नेगेटिव है और जाने अनजाने में गलती से भी हम वो नेगेटिव थॉट्स को चूज कर लेते हैं एक्शन में लाने की, तब वो लाइफ धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन में चली जाएगी। वी आर बाय द चॉइसेस दैट वी मेक। हमारा लाइफ का डायरेक्शन हमारे चॉइसेस के आधार पर ही बन रही है। फिर क्या हम चेंज नहीं कर सकते हैं ये चॉइसेस को? ये चॉइस हमारे पास सदा रहेगा। हम अपनी डायरेक्शन को रियलाइन कर सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा डाइवर्शन भी लॉन्ग रन में एक बहुत बड़ा ट्रैजेक्टरी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब चंद्रयान ऊपर जा रहा है, स्टार्टिंग डायरेक्शन में 0.1 डिग्री चेंज हुआ है, उसका एंगल ऑफ डायरेक्शन 0.1 डिग्री चेंज हुआ है। मगर आश्चर्य की बात यह है कि कुछ समय के बाद वो 0.1 डिग्री जो चेंज है वो उसका पूरा ट्रैजेक्टरी को चेंज कर देता है। माना कुछ समय के बाद वो हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस बन जाएगी वो 1 डिग्री। इसीलिए लाइफ में कभी कभी समय निकाल के एकांत में बैठ के अपने आप से हमारे ट्रैजेक्टरी का रीअलाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। अपने आप को रियलाइन करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस फ्लो में कई मैग्नेटिक फोर्सेस वर्क कर रहे हैं हमारे ऊपर, कई प्रकार की इन्फ्लुएंसेस, कई प्रकार की एनर्जीज, कई प्रकार की सिचुएशंस, पीपल,
ये सारे बीच में हम कितना भी केयरफुल रहे, पता नहीं कभी कभी थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, ट्रैजेक्टरी बदल जाती है। तो एक बहुत लॉन्ग रन में जाने के बाद रियलाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बजाय थोड़ा एक फ्रीक्वेंसी में, थोड़ा एक टाइम देके अपने आप को रियलाइन अगर हम कर पाते हैं तो फिर हम अपने डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। फिर प्रश्न आता है कि हमारा डायरेक्शन कौन सा है? क्या हमने अपनी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई की, या बस पैदा हुए एक सोशल नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे ही पैदा हुए कई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, स्कूल में चले गए, उसके बाद कॉलेज में चले गए, उसके बाद जॉब में चले गए, उसके बाद जॉब में भी तरक्की करने में चले गए। देखते 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 कई साल गुजर गए। उस समय एक पॉइंट, मेरा कुछ डायरेक्शन है या एक फ्लो में चल जा रहा हूं, मैं भी एक बहाव में जा रहा हूं? क्या कोई कॉलिंग है, इंटरनल कॉलिंग, या कोई एक इनर वॉइस, या कोई एक पर्पस, या उसे कभी मैं सुना भी नहीं, आवाज तो आ रहा है अंदर से, शायद मैं उसको समझा नहीं या सुना नहीं, या एक बहाव में बह रहा हूं। थोड़ा योग हमें अपने पर्पस के साथ जोड़ देता है। योग हमें वो स्पेस देता है, वो एकांत देता है, वो कामनेस देता है जिसमें हम अपनी इनर कॉलिंग को सुन सके, हमारे इनर वॉइस को सुन सके और समझ सके। हर एक का अलग कॉलिंग होता है, हर एक का अलग पर्पस होता है। हाँ, अल्टीमेटली ये सारे पर्पसेस मिलते हैं, कल्मिनेट होते हैं, मगर हर एक की कॉलिंग अलग होती है। किसी का स्पिरिचुअल कॉलिंग हो सकता है, किसी का सर्विस का कॉलिंग हो सकता है, किसी का साधना का कॉलिंग हो सकता है, किसी का अभ्यास का कॉलिंग हो सकता है, किसी का पढ़ाई का, समझ का कॉलिंग, किसी का एक रिसर्च ओरिएंटेशन का कॉलिंग हो सकता है। किसी को, हर एक की कॉलिंग अलग होती है। जब हम अपनी कॉलिंग के साथ जुड़ते हुए अपना लाइफ का जर्नी ले जा रहे हैं तो एक बहुत स्टीप सेटिस्फैक्शन होगी। अगर उसके साथ जुड़े नहीं और सिर्फ कोई ना कोई भागदौड़ में ही है तो एक एम्प्टीनेस रहेगी। सब कुछ अचीव करते हुए भी पता नहीं समथिंग इज मिसिंग। वो समथिंग क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इनिशियली सोचते हैं स्टूडेंट के लाइफ में इतने मार्क्स मिल जाए, इतने मार्क्स मिल जाए, इतने अच्छे मार्क्स मिल जाए, वहां भागदौड़। फिर बाद में पता चलता है लाइफ में एक पॉइंट पर ये मार्क्स का उतना कोई महत्व नहीं है। सारा है तो स्किल है, तो फिर स्किल के पीछे भागदौड़, और ये स्किल थोड़ा समय के बाद वो स्किल चले जाता है, दूसरा स्किल रिप्लेस कर देता है। तो ये भी समझ में आता है ये भी उतना यूजफुल नहीं है। फिर मनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले स्टूडेंट लाइफ में एक एम्प्टीनेस होती है, फाइनेंशियल सफोकेशन होता है, तो फिर वो अचीव करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ अचीव कर लिया, बहुत अच्छा फाइनेंशियल फ्रीडम है। इनिशियली वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, फिर बाद में फिर भी कुछ एम्प्टीनेस है। फिर सोचते हैं ठीक है एक एसेट हो जाए लाइफ में, फिर ईएमआईज़ की दौर शुरू हो जाती है लाइफ की। फिर वो एसेट भी अचीव कर लिया, फिर भी कुछ एम्प्टीनेस। ये क्या है, ये कौन सी एम्प्टीनेस है? कुछ तो है, समथिंग इज मिसिंग। व्हाट इज दैट समथिंग? वो समथिंग है, कुछ डिस्कनेक्शन है कहीं ना कहीं। वो डिस्कनेक्शन किससे डिस्कनेक्शन है? खुद से ही डिस्कनेक्शन है।
खुद का एक अंदर का एक डायरेक्शन है, इनर कॉलिंग है, और कहीं ना कहीं उसे हम इग्नोर कर देते हैं। कहीं ना कहीं वो इनर पर्पस का जो कॉलिंग है उसको हम ये भागदौड़ में साइड छोड़ देते हैं और अचीव करते हैं। इसको हम दूसरी चीजों से फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तब हमें लगता है कुछ समथिंग इज मिसिंग। फोमो आजकल की लैंग्वेज में अगर कहे, द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट समथिंग, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। कहा जाता है शायद ये तानसेन जी की स्टोरी है, वो दीप राग, जिसमें वो राग गाते गाते वो दीप जग जाता है उष्ण उत्पन्न होके। फिर उनकी तन में वो दीप राग गाने के बाद दूर दूर का एक दिया जल जाता है। वो राग की ऑप्टिमम स्टेज में जब जाते हैं तो वो दीप जग जाता है। कहा जाता है उसके बाद उनको बहुत प्यास लगने लगा। इतना प्यास, कितना भी पानी पी रहे हैं तो भी फिर प्यास बुझ नहीं रहा है। तो वो घूमते रहते हैं, अपने दरबार छोड़ देते हैं। फिर वो प्यास को पूरा करने के लिए क्या करे समझ में नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रास्ता, फिर कोई गांव में कोई एक माता उनको देखती है, ये प्यास बुझ नहीं रहा है, कितना भी पानी, समझ में आ जाता है। तो फिर और एक राग की गाने से, जिसको मेघ मलहरी राग या कुछ ऐसा गाने से जब बरसात हो जाता है तो उसमें उसका प्यास बुझता है ना। एक बहुत उस देखा तो शायद वो कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं है, मगर उसमें कुछ सीखने की बात है। हम एक प्रकार का जो एम्प्टीनेस है, उस एम्प्टीनेस को दूसरे एक्यूमुलेशन के साथ वो पूरा नहीं कर सकते। जिस डायरेक्शन में एम्प्टीनेस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में उसे हमें फुलफिल करना है। ये जो एम्प्टीनेस है वो अंतरात्मा की है, वो वस्तु की नहीं है, वो वैभव की नहीं है, वो प्राप्ति की नहीं है। एक इंटरनल फुलफिलमेंट की नीड है, उसे समझना होगा, थोड़ा समय देना होगा, थोड़ा अपने आप से पूछना होगा कि क्या मैं अपना डायरेक्शन जो भी चल रहा हूं आज के दिन पे, वो मेरे उससे मैं संतुष्ट हूं, हैप्पी हूं, वो अच्छा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। अगर नहीं है तो थोड़ा पॉज ले, थोड़ा समझने का कोशिश करें, थोड़ा रियलाइन करें अपने डायरेक्शन को। हो सकता है कि हम कई प्रकार की इन्फ्लुएंसेस में भी आ जाते हैं। थोड़ा हम ये पॉज लेके फिर रीवर्क करेंगे तो हमारा डायरेक्शन शुरू हो जाता है। रीवर्क करना, योग एक ऐसी अभ्यास है जहां पे मन को हमारे आत्मा, हमारे इनर जो स्पेस है, हमारी इनर सेल्फ है, उसके साथ जोड़ लेते हैं। मन को कोई ना कोई एक सब्जेक्ट चाहिए, कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए। आप सब्जेक्ट देंगे तो उस हिसाब से मन चलेगा। अगर आप सब्जेक्ट नहीं देंगे, वो खुद कोई ना कोई सब्जेक्ट को चूज कर लेगा और उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। थोड़ा हमें हमारे इनर मैकेनिज्म को भी समझना होगा। मन को हम कुछ सब्जेक्ट दे, कुछ डायरेक्शन दे, फिर हम उसको बैलेंस करने का कोशिश करें। ये फिर हम आ जाते हैं गीता की वो वचन, कर्म के ऊपर तुम्हारा अधिकार है, कर्म फल के ऊपर नहीं है। तो कल का जो कर्म था वो आज का फल है। आज का जो कर्म है
वो कल का फल होगा। और कभी कभी ये जो रिजल्ट जो मिलती है वो डिलेड मिलती है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, यहां पे थोड़ा डिलेड है। ये इन्वेस्टमेंट, लॉकिंग पीरियड होगा इन्वेस्टमेंट का। कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, थोड़ा एक लॉकिंग पीरियड होता है ना। कर्मा का इन्वेस्टमेंट भी एक लॉकिंग पीरियड के साथ आ जाता है। आज हम जो भी है वो उस लॉकिंग पीरियड का रिजल्ट है। कल जो भी होगा वो आज का लॉकिंग पीरियड का रिजल्ट है। कभी कहते हैं ना, आप इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। अरे कैसे भूल सकते हैं? मगर भूलना पड़ेगा, क्योंकि वो रिजल्ट आने टाइम तक उसे टच नहीं करना चाहिए, इंटरफियर नहीं करना चाहिए उस प्रोसेस में। ये भी शायद उसी प्रकार का है। तो हम एक, क्या कर्मा अलग है और योग अलग है? हां, दो डिफरेंट एक्टिविटीज है, मगर क्या इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं? हाँ, ये भी हो सकता है। कैसे? योग माना कनेक्शन, योग माना एक डीप इंटरनल यूनियन। फिर और एक छोटा सा एक स्टोरी है। जब हम मन को किसी चीज से जोड़ देते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर जरूर रहता है। कभी कभी ये जो मॉडर्न साइंस है वो धीरे 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 रिसर्च करते 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 एंशिएंट रूट्स में ही जा रहा है वो भी। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस तब रियलिटी बन जाती है या साइंस या लॉ बन जाती है जब उस हाइपोथेसिस को प्रूव किया जाता है। जब तक वो प्रूव नहीं होता है तब तक एक फेथ है। उसके बाद जब उसको प्रूव किया जाता है तब वो हाइपोथेसिस एक रिसर्च डॉक्यूमेंट बन जाती है। इट्स बिकम्स अ साइंस। साइंस हर चीज को एम्पिरिकल एविडेंस के साथ जोड़ के ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है, हमारे जो 5 सेंसेस के साथ उसको जोड़ते हैं। मगर समय बीतते बीतते मैं ये देख रहा हूं कि साइंस धीरे 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 एंशिएंट सिस्टम्स की ओर जा रहा है। आप 7th क्लास में कोई बच्चा एक हाइपोथेसिस पढ़ता है, फिर 8th क्लास में वो हाइपोथेसिस को ब्रेक करके और एक हाइपोथेसिस आता है, उसमें फ्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर और एक, फिर उसके बाद और एक। ऐसे ये चेंज हो रहा है साइंस। कुछ एंशिएंट विजडम है जो बहुत साइंटिफिक है, शायद वो मिसिंग लिंक के कारण आज के दिन पे वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए साइकोलॉजिकल थेरेपीज में आजकल एंशिएंट विजडम को जोड़ते हुए किया जा रहा है। थेरेपीज में वो एंशिएंट विजडम को भी जोड़ा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एंग्जाइटी को कम करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ जोड़ा जा रहा है, और अटेंशन डेफिसिट या हाइपर एक्टिविटी है उसमें माइंडफुलनेस को जोड़ा जा रहा है, या डिप्रेस्ड माइंड को फिर एफर्मेशंस के साथ जोड़ा जा रहा है, या कुछ गुणों के साथ जोड़ा जा रहा है, या जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो स्ट्रेस को कम करने के लिए फिर योगिक प्रिंसिपल्स, जो योगा के जो प्रिंसिपल्स है, उदाहरण के तौर पर शवासन में जो प्रक्रिया यूज किया जाता है उसी को फिर थेरेपी में भी यूज किया जा रहा है। नया नाम दिया गया, टर्मिनोलॉजी चेंज कर रहे हैं, मगर फिर एक एंशिएंट विजडम की ओर ही जा रहे हैं। अब ये एंशिएंट विजडम में या एंशिएंट रिचुअल्स में
जो साइंटिफिक एलिमेंट्स है उसे समझने की कोशिश किए जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक यूके के एक डॉक्टर ने, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, उन्होंने इंडियन ओरिजिन के हैं और साथ में कोई और एक इंग्लिशमैन के साथ रिसर्च किया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जब कानों को पकड़ के हम नीचे खींचते हैं तो वो ब्रेन के कॉग्निटिव एबिलिटी को बढ़ा रहा है। फिर उन्होंने ऐसा आइडेंटिफाई किया, ये कान को इस तरफ और ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हैं और उसकी एफिशिएंसी बढ़ रहा है। कैसे? ब्रेन को स्कैन कर रहे हैं, जब ये खींचा जा रहा है तो उसका इफेक्ट क्या है। फिर उसके साथ स्क्वाट्स करते हैं तो और ज्यादा उसके कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ रहा है। देखिए, यही तो कर रहे हैं बचपन में। गणेश के आगे जाते हैं तो कान पकड़ के, साउथ में विशेष करते हैं, मुझे पता नहीं महाराष्ट्र में करते हैं या नहीं। जब पूर्व विधान में पनिशमेंट्स भी देना है ना, तो इस प्रकार के देते थे, जिससे क्या हो रहा है, पनिशमेंट नहीं है, उसके कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ रही है, सीखने की क्षमता बढ़ रही है। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ थेरेपेटिक वैल्यू है। हम यूरोप में देखते हैं और इंडिया में देखते हैं, जैसे जैसे डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ये जो ट्रांजिशंस, हर ट्रांजिशन में एक डिफरेंट डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। उस चैलेंजेस को हम समझते हुए स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं। तो एडल्टहुड, उसके बाद मिडिल एज के बाद ओल्ड एज, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन कल्चर में बच्चों को जैसे ही चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में जाते हैं, उस समय वो ट्रांजिशन को बहुत स्मूथली हैंडल किया जाता है, कल्चरली हैंडल किया जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, आपकी इंडियन रंगोली को भी थेरेपी में ले लिए हैं यूरोप में। पता है आपको? आपके रंगोली एक थेरेपी है। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको एक मंडला आर्ट्स बोल के एक होता है, एडल्ट ड्राइंग बुक्स होते हैं, जिसमें कुछ स्केचेस को आपको ड्रॉ करना होगा और उसमें कलर्स फिल करना होगा। मैं जब वो देख रहा था तो मुझे लगा, जब पहली बार वो देखा तो यही तो कर रहे थे इंडिया में, भारत में कई सदियों से, रंगोली के नाम से, होली के नाम से। ना हमारे कल्चर में हर चीज को इंटीग्रेट किया गया है। वो कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लिंक्स हो गए हैं ये मॉडर्न लाइफ्स में। योग वो एक ऐसी प्रक्रिया, हर फेस्टिवल के पीछे कुछ ना कुछ राज है। सतयुग से लेकर के हमारी जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल है हमारी, एक होलिस्टिक लाइफस्टाइल है। हर चीज, हर कल्चर के हर बात को हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो एक होलिस्टिक इंटीग्रेशन है उसमें। स्पिरिचुअलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ग्रैटिट्यूड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। आप मंदिर में जब जाते हो, ग्रैटिट्यूड ही होता है ना, शुक्रिया शुक्रिया कहते हो भगवान को। हमारे पास एक सिस्टम ही है, सुबह उठते ही हमारी जितने भी प्रार्थनाएं हैं, जितने भी भक्ति मार्ग के रिचुअल्स है, स्तोत्र है, श्लोक है, हर चीज में ये ग्रैटिट्यूड है, हर चीज में थैंक गिविंग है, हर चीज में एक भावना है, जिससे हमारे अंदर की जो मन और आत्मा एक प्रकार की सुकून की एक्सपीरियंस कर लेती है। वो मिसिंग लिंक अभी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल्स में हो गया है। योग हमारे लाइफ में इंटीग्रेटेड है, हमारे आहार में इंटीग्रेटेड है, हमारे जीवन शैली में इंटीग्रेटेड है। आपको पता है दुनिया के सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट कौन सा है? कुछ रिसर्चर्स इस विषय पर भी रिसर्च किए। सारी दुनिया के
कई प्रकार के जितने भी कल्चर्स है, जितने भी देश है, उन सब की ब्रेकफास्ट के ऊपर रिसर्च कर कौन से ब्रेकफास्ट ऐसा है जो बहुत न्यूट्रिशियस है और बहुत पेट के लिए बहुत अच्छा है। यू नो, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा, वो आर्टिकल पढ़ के मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कुछ साल पहले, कि वो सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट ये रहा जो इंडियन फार्मर्स खाते हैं, जो कर्ड राइस, फर्मेंटेड कर्ड राइस, ओके, फर्मेंटेड कर्ड राइस, वो सबसे बेस्ट ब्रेकफास्ट है। विलेजेस में राइस के साथ मिल्क डाल के उसको फर्मेंट करते हैं, कर्ड करके, और वो एक पॉट में रखते हैं। वो आज दोपहर में बनाते हैं तो कल सुबह उसको खाते हैं। माना अराउंड 16 to 18 आवर्स वो फर्मेंट होता है। उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। धीरे धीरे हम फिर हमारे रूट्स में जा रहे हैं। सारा साइंस हमको प्रूव करके फिर हमारी सनातन धर्म की ओर ही ले जाएगा हमको। समय की बात है। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है जो मन को बहुत शांत और शीतल रखता है, स्ट्रेस को, एंग्जाइटी को ओके काम डाउन कर देता है। एक सिंपल सा रूट है। तुलसी का पेटेंट्स इंडिया में नहीं है, अश्वगंधा का पेटेंट्स इंडियंस के पास नहीं है। आयुर्वेद के ऊपर जो रिसर्चर्स हो रहे हैं, हमने रिसर्च करके उसे आउटडेटेड समझा और मॉडर्न साइंस की ओर गए, फिर वो रिसर्च करके फिर वापस हमारे पास ही आ रहे हैं। तो हमें थोड़ा हमारे कल्चर को वैल्यू करें, फिर हम अपनी एंशिएंट सिस्टम को रीअवेकन करें, फिर हम जाना है हमें हमारे सनातन धर्म की ओर। आदि सनातन धर्म जो आदि समय का, जो आदि नारायण, आदि लक्ष्मी का काल का जो संस्कृति है, फिर हमें उस पर जाना है। उसके लिए हम योग का सहारा लेंगे। योग में कई चीजें इंटीग्रेटेड है। गीता 18 अध्याय पूरी तरह से योग विद्या के ऊपर ही है। बहुत सिंपली इसे समझे। योग नेचर के साथ जोड़ना अपने आप को, योग अपने मन को अच्छी तरह से अपने विवेक का साथ जोड़वाना, अपनी आत्मा के साथ जोड़ना, अपनी पर्पस के साथ जुड़ना, और नेचर की जो मैग्नानिमिटी है, नेचर की जो अद्भुत ब्यूटी है, ये जो ग्लोबल सिस्टम है जो बहुत एक्सलेंट इंटीग्रेटेड वे में चल रहा है, थोड़ा उसके साथ हम अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। हर एक अपना अपना प्रॉब्लम्स में, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, और ये प्रीऑक्यूपेशन हो रहा है हमारे प्रॉब्लम्स। मन धीरे धीरे प्रॉब्लम्स को ही देख रहा है, प्रॉब्लम्स को ही देख रहा है, प्रॉब्लम्स को ही। थोड़ा सा डिटैच करके प्रॉब्लम्स के पार भी कुछ दुनिया है, हमारे ऑब्सेशंस के पार भी कुछ दुनिया है, उसके साथ हम जोड़े। हर एक में इम्परफेक्शंस भी है, हर एक में बहुत अच्छे क्वालिटीज भी है, स्पेशलिटीज भी है। हम हमारे साथ जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति की इम्परफेक्शंस के साथ हम जोड़ रहे हैं या शॉर्टकमिंग्स के साथ जोड़ रहे हैं या उनके अच्छाई को साथ हम अपने मन को जोड़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हम परफेक्ट है? हमारे अंदर कितने इम्परफेक्शंस है? फिर भी एक इंटरनल बयास है। हम बल कितने भी इम्परफेक्शंस है, फिर भी हम अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके बैठे हैं। मगर उसी रीति से दूसरे और व्यक्ति को एक्सेप्ट करने में हमें तकलीफ हो रहा है। ठीक है, फिर वो व्यक्ति में अच्छाइयां भी है और बुराइयां भी है। हम वो बुराइयों के साथ जोड़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं कंटिन्यूअसली, क्या दिखा रहे हैं अपने मन को, उसका इम्पैक्ट हमारे थॉट्स पे, हमारे फीलिंग्स पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे बिहेवियर पे भी आ रहा है। फिर वो बिहेवियर का इम्पैक्ट हमारे रिलेशनशिप्स पर भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, सोशल रिलेशनशिप्स हो या प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हो।
थोड़ा वो बयास से हम अपने आप को हटाएं। अपने आप से भी कभी कभी थोड़ा दूर होना जरूरी है। कहते हैं संग अच्छा मिलना चाहिए। कभी कभी खुद का संग भी नुकसानकारक हो सकता है। जब खुद के जो विष है, हर एक में अमृत भी है तो विष भी है। जब विष निकल रहा है, हम मन को विष के साथ जोड़ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। हम मन के अंदर ही जो अपने खुद के अंदर जो अमृत है उसके साथ जोड़ रहे हैं तो कर्म श्रेष्ठ की ओर हम आगे बढ़ पाते हैं। इसी तरह खुद से भी और औरों से भी और दुनिया में भी। अब देखिए कौन सा न्यूज़ अच्छा लगेगा, हमारा अटेंशन कौन से न्यूज़ के ऊपर जा रहा है। जो भी नेगेटिव न्यूज़ होता है वो अटेंशन को इमीडिएटली ग्रैब कर देता है। जो पॉजिटिव न्यूज़ हो रहा है वो थोड़ा अटेंशन को कम ग्रैब कर रहा है। हम डिस्कस भी करते हैं तो कौन सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा वो पैटर्न को हमें चेंज करना होगा। लाइफ चेंज करना माना ये पैटर्न को चेंज करना ही लाइफ को चेंज करना है। थोड़ा सा समय दे और वर्क करे उसके प्रति। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद से डिटैच हो, हम यहां बैठे हैं, क्या इसी चीज को एक बार विजुलाइज कीजिए। इसीलिए आप उस तरफ बैठे हो, आप उस तरफ बैठे हो, उस कोने से इस स्थान को देख रहे हो, इसीलिए इसको कहा जाता है दृष्टिकोण, है ना। दृष्टिकोण, आपका दृष्टि का एंगल यहां से है, आपका दृष्टि का एंगल यहां से है। हर एक का अपना एक दृष्टिकोण होता है। अगर हमारा ये दृष्टिकोण हमें आगे बढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा है। हमारा ये दृष्टिकोण हमें पीछे ले आ रहा है तो हम हमारे एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। कुछ और दृष्टिकोण से इसे देखना पड़ेगा। अब यहां बैठे हैं, मैं यहां बैठा हूं, मैं आपको सबको देख पा रहा हूं। आप वहां बैठे हैं, थोड़ों को ही देख पा रहे हो। थोड़ा हम मेंटली इमेजिन करें, विजुलाइज करें। थोड़ा हमारे कैमरा को ऊपर से एरियल व्यू में देखें। इसी सिचुएशन, इसी स्थान को ऊपर एरियल व्यू से देखें। बैठे बैठे देख सकते हैं ना, एक विजुअल प्लेन पे हम देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर जाके देखें, वहां से खुद को देखें। यहां जिस स्थान पे आप बैठे हो उसी स्थान को ऊपर से देखिए। वहां से भी, वो अपार्टमेंट से भी कई लोग देख रहे हैं, शायद सुन भी रहे हैं। उनका व्यू हमारे व्यू से डिफरेंट है। इसी तरह खुद को भी एक ऊपर की नजर से देखे तो एक प्रकार की डिटैचमेंट के साथ अपने आप को देख सकते हैं। एक बार देखिए, चलिए सब ऊपर चले, ऊपर से देखिए, एरियल व्यू पे देखिए अपने आप को, ऑब्जर्व कीजिए। एक शांत वातावरण में बैठे हैं, एक सारा व्यू ये बिल्डिंग्स के साथ एरियल व्यू में हम विजुलाइज कर सकते हैं। हमारे लाइफ को भी कभी कभी हम थोड़ा एरियल व्यू में देखना जरूरी है। थोड़ा दूर से ऑब्जर्व करें और थोड़ा ऊपर जाके ऑब्जर्व करते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स बहुत छोटे दिखेंगे अपने को। स्पेस स्टेशंस में से जब साइंटिस्ट राकेश शर्मा वहां से देख रहे थे, इंदिरा गांधी जी ने उनसे पूछा, भारत कैसे दिख रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा दिख रहा है। हर एक को वो प्राइड है, हमको भी वो प्राइड है। मगर इसे जीवन में भी अभ्यास करते हुए ऊपर से हम अपने आप को, हमारी परिस्थितियों को, हमारी समस्याओं को थोड़ा डिटैचमेंट के साथ ऑब्जर्व करेंगे तो वो इमोशनल फ्लो में हम नहीं बहेंगे। इसको एक योग विद्या में, एक योग के अभ्यास में, इसको भी, ये भी एक तरीका है अपने आप को एक डिटैच्ड स्टेज से दूर से ऑब्जर्व करना। साक्षी भाव कहा जाता है इसे। ये इतना पावरफुल है कि हम अपनी इन्फ्लुएंस से भी हटके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। योग
एक हायर सेल्फ के साथ, आज के इस समय पर एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ हमारे मन को जोड़ना। हमारे में भी एक हायर सेल्फ है, हमारे पर्सनालिटी में भी एक हायर स्टेट ऑफ माइंड है, उसके साथ जोड़ के हम उसके साथ कनेक्ट होके कर्म करना, या कोई एक हायर पर्सनालिटी के साथ या एक कॉन्सेप्ट के साथ, एक नेचर के साथ, ये अनंत ब्रह्मांड किस तरह से चल रहा है उस कॉन्सेप्ट के साथ अपने अपने मन को जोड़ के हम अपने आप को देखें तो बहुत डिटैचमेंट के साथ हैंडल कर सकेंगे। योग वो एक अटैचमेंट भी देगा, फिर डिटैचमेंट भी देगा, दोनों तरफ से उसे हैंडल करने की क्षमता बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ हम क्यों जोड़े? आप कोई भी स्तोत्र लीजिए, कोई भी श्लोक लीजिए जो परमात्मा के महिमा के साथ है। उदाहरण के तौर पर आप सहस्र नाम कहते हैं ना, भगवान परमात्मा के कई नाम सहस्र नाम कहते हैं। उन सब अगर आप नाम को आप रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको हर नाम वो गुणवाचक है। गुणवाचक क्यों है? कि हम उनका एक एक गुण को वर्णन करते हैं उस नाम में। ऐसे वर्णन करने से हो क्या रहा है, हमारे मन में उस गुण के साथ हम मन को जोड़ रहे हैं, तो वो गुण हमारे में भी आ रहा है। पर्पस वो है जिसे ही कहा जाता है भक्ति योग। भक्ति योग माना एक भावना के साथ उनके साथ जुड़ना। कहो फॉर एग्जाम्पल, ये भी भक्ति है। अगर आप कहो कि मुझे पता नहीं आप कहां पर हो, मगर मुझे लगता है कि आप जरूर हो। मुझे पता नहीं है आपके साथ में कैसे कनेक्ट हूं, मगर मुझे लगता है जो मैं सोच रहा हूं वो आप सुन पा रहे हो। ठीक है? और मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, आपके साथ बात करना चाहता हूं। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है यहां पे, मगर मुझे पता नहीं है, मगर भावना है। भावात्मक योग ही भक्ति योग है। भक्ति योग में भगवान यहां तक कह देते हैं कि जो व्यक्ति भावना से मुझे एक फल भी देता है, एक पुष्प भी देता है, एक पत्र माना एक पत्ता भी देता है, ये भी कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ पानी भी देता है, उसे मैं बहुत प्यार से स्वीकार करता हूं। माना भगवान स्वीकार रहा है। हम जो भी कह रहे हैं, गीता में कह रहा है कि जो भावना के साथ मुझे जो कुछ भी समर्पित कर रहा है उसे मैं बहुत प्यार से स्वीकार रहा हूं। इसका मीनिंग ये नहीं कि वो फल खोल के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है, मगर स्वीकार कर रहा है भावना को। यहां से शुरू होता है भक्ति योग। थोड़ा आगे चलते चलते फिर आ जाता है ज्ञान योग। ज्ञान योग माना भक्ति करते 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 मन में कुछ प्रश्न आते हैं कि आप कौन हो, आप कहां हो, आप करते क्या हो। मुझे आपको जानना चाहता हूं। यह हुआ जिज्ञासा। गीता में और एक श्लोक में परमात्मा कहते 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। 4 प्रकार के लोग। एक आते हैं जिज्ञासा के साथ, एक आते हैं अर्ध कामना के साथ, एक होता है भक्ति के साथ, कोई प्रॉब्लम से तड़प रहा है, बहुत आरती से आते हैं, फिर जिज्ञासा से आते हैं, फिर अर्ध कामना के साथ आते हैं। ना उनके पास जो भी अप्रोच करते कई प्रॉब्लम्स के साथ आते हैं, तड़प रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं थोड़ा आप मुझे मदद कर दो, इस तड़प से बाहर निकालो। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिज्ञासा के साथ मुझे आपको जानना है, मुझे समझना है ये चीज को, जीवन के भागदौड़ में भाग रहा हूं, मुझे थोड़ा आपको भी समझना है इस चीज में, आपको भी मुझे मेरे परिवार में जोड़ना है, मेरे जीवन में आपको भी जोड़ना है। फिर जिज्ञासा, फिर अर्थ कामना। भगवान के पास जब जाते हैं तो ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, अगर ये हो जाए तो मैं आपको ये दे दूंगा,
अरे जो आपको दे रहा है उसको आप क्या कमीशन दोगे? अगर वो चाहे, जो खुद ही आपको दे रहा है, वो अगर उसको चाहिए तो वो खुद नहीं ले पाएगा। ये भी एक प्रकार का एलिमेंट्री माइंडसेट है। फिर आता है भक्ति, ज्ञान, योग और वैराग्य। भक्ति मीन्स भावना। ओके, मुझे पता नहीं है आप कहां पर हो, मगर मैं आपको बहुत चाहता हूं, ये भक्ति। ज्ञान माना समझ, मैं आपको जानना, जान के करना ज्ञान। योग माना कनेक्शन, परमात्मा के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं। प्रेयर इज लाइक स्पीकिंग टू गॉड, ओके, बट मेडिटेशन इज लाइक लिसनिंग टू गॉड। ये टू वे कम्युनिकेशन है। हम भगवान के साथ, परमात्मा के साथ टू वे कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप मंदिर में जाते हो, शिवरात्रि अभी अभी मनाए हैं, आप सब शिवरात्रि से ही यहां पर आए हो। जाते हैं हम मंदिर में, वो बेल बजाते हैं, कॉलिंग बेल जैसा है, हे मैं आया हूं यहां पे आपके मंदिर में, आप देख रहे हो मैं आया हूं। और पुजारी भी परिचय कराता है, नामधेयस्या कह के अपने नाम से उनको अर्चना करते हैं कि मैं वहां पर पहुंचा हूं आपके स्थान पर। जब मंदिर में जाते हैं, अपनी समस्याओं को भगवान के आगे सुनाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? सारे समस्याएं सुनाने के बाद क्या करते हैं? फिर इमीडिएटली प्रसाद कुछ लेते हैं और भागते हैं वहां से, है ना? फिर अपने सारे काम याद आ जाते हैं तो फिर दौड़ना शुरू। थोड़ा ठहरिए, आपने कुछ प्रश्न पूछा, शायद वो कुछ आंसर देने वाले हैं उस प्रश्न का, आप वहां ठहरो तो सही, थोड़ा सुनने का कोशिश करो। कैसे सुनेंगे उनका? वो आप हमारे मन से ही बात करते हैं, परमात्मा हमारे मन में ही उसका समाधान देते हैं। ये कब होगा? हम ध्यान से बैठते हैं तो होगा, ध्यान से सुनने का कोशिश करते हैं तो होगा। इसीलिए उसको ध्यान कहा गया है। मंदिर में जाते हैं, उसके बाद एकांत में बैठना होगा कहीं पे, फिर तुरंत भागना नहीं है, वहां बैठना है, ध्यान से अपने मन को शांत करके ध्यान से बैठना है। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन स्पार्क के रूप में हमारे अंदर आएगा, कुछ ना कुछ एक इंस्पिरेशन हमारे अंदर आएगा, ध्यान। फिर उससे ध्यान को ही मेडिटेशन भी कहा जाता है, मगर राजयोगा में योगिक मेडिटेशन है। ये ध्यान माना अटेंशन, अटेंशन से हम एब्जॉर्प्शन में जाते हैं, रियलाइजेशन में जाते हैं, वो योग बन जाता है। जब योग होता है, किसी भी चीज से जब हम योग कनेक्ट होते हैं, वहां का एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। अब देखिए, इसको ही हम स्मृतियां कहते हैं। जीवन में अतीत में कोई एक घटना घटी जो उतना अच्छा नहीं है, जब हम उस घटना के बारे में सोच रहे हैं, हमारा मन उसके साथ जुड़ गया है। जब मन उसके साथ जुड़ गया है, वो घटना में जो मूड था हमारा, जिस प्रकार की फीलिंग्स थे, वो फीलिंग्स अभी भी आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में अतीत में घटी हुई एक बहुत अच्छी घटना है, उसे हम याद कर रहे हैं, तो फिर हमारे फीलिंग्स भी उसी के साथ चेंज हो जाते हैं। माना हमें एक रहस्य मिल रहा है, जिसके साथ हम कोई व्यक्ति, कोई घटना के साथ जब हम अपने मन को जोड़ देते हैं, वहां की एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है। इसी के साथ हम अगर परमात्मा के साथ हमारे मन को जोड़ दे, तो परमात्मा में जो भी शक्ति है वो हमारे आत्मा में आ जाता है। जैसे ही आत्मा में आ जाता है, मन शांत हो जाता है, इंटेलेक्ट प्यूरिफाई हो जाता है, और एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशंस निकलना शुरू हो जाता है मन से, और वो वाइब्रेशंस बहुत सूदिंग है, वो वाइब्रेशंस बहुत सुकून के हैं,
वो वाइब्रेशंस हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्ट्रेस को एलिमिनेट कर देता है, मन में एक प्रकार की एम्पावरमेंट ले आ जाता है, इसीलिए वो वाइब्रेशंस बहुत हीलिंग भी है। हम वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करें और वो वाइब्रेशंस को हमारे ब्रेन में दे और उसी वाइब्रेशंस को हमारे शरीर में भी दे, तो हमारे बॉडी भी अच्छी तरह से हीलिंग में हो जाती है। तो हम अगर इसे बीच बीच में अभ्यास करें, दिनचर्या में सुबह सुबह जैसे ही हम उठते हैं, आंख खोलते ही सबसे पहले हम ये योग का अभ्यास करें, मन को परमात्मा के साथ जोड़ दें, मन से कहे कि और एक सुंदर सा आज और एक अच्छा दिन शुरू हो रहा है, बहुत प्यार से बात करें। फिर उसके बाद हमारे दिनचर्या में हर चीज से, हर कर्म में हम जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप दंत धावन कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, उस समय स्नान कर रहे हो, उस समय हम जोड़ सकते हैं योग को भी। जैसे इस शरीर को मैं साफ कर रहा हूं, उसी तरह से मैं अपने मन को भी साफ करूं, परमात्मा से शक्ति ले रहा हूं और वो एब्जॉर्ब, इससे शुद्ध ज्ञान दो प्रकार से यूजफुल होती है। एक होता है ज्ञान के साथ पान, माना जल भी है तो जल का पान होता है और जल से स्नान भी होता है ना। हम यहां सुन रहे हैं कई बातें, अच्छी बातें सत्संग में सुनते हैं, कभी कभी कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है, ओके, मगर फिर भी सुनना जरूरी है, वो समय देना जरूरी है। क्यों? उस समय वो अगर समझ में आ रहा है तो उसका पान हो रहा है, समझ में नहीं भी आ रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि वहां स्नान हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, मगर पानी अंदर जाता है तो शरीर के अंदर चले जाता है, वो पान हो रहा है, ऊपर से जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स हमें ऊपर से जा रहे हैं, तो भी फिर भी स्नान तो हो रहा है। ज्ञान पान भी है तो ज्ञान स्नान भी है। और हम भोजन के लिए बैठे हैं, जो भोजन के लिए बैठते हैं या भोजन जब बना रहे हैं, तब भी अगर हम परमात्मा के साथ जोड़ते हुए भोजन बनाते हैं तो भोजन में उसकी याद की शक्ति बढ़ जाती है। जब भोजन के लिए बैठे हैं और खा रहे हैं तो भागदौड़ है, आजकल चलते चलते खाना पड़ रहा है, इसलिए पहले होटल्स में भी आपको बिठा के खिलाते थे, अभी कहते हैं टेक अवे लेके चले जाओ, यहां से स्विगी में ऑर्डर कर रहे हैं, भाग दौड़ में खा रहे हैं, जिंदगी ऐसे हो रहा है। फिर भी जब खाना जा रहा है तो 1 मिनट ठहरिए, उसको थोड़ा एनर्जाइज कीजिए, उसका थोड़ा सोचिए, ये खाना कहां से आया, किसी ने पकाया आपके लिए प्यार से, मां ने पकाया, बहन ने पकाया, या जीवन साथी ने पकाया, कोई ने पकाया, होटल में भी कोई भी नहीं पकाया ना, उसको भी थैंक्स कह सकते हैं ना एक बार। जैसे ही आप थैंक कहेंगे तो एक अच्छा फीलिंग शुरू होगा। ये यहां तक आने के लिए कोई लेकर आया, यहां पे बनाया किसी ने, और किसी ने खेती में बनाया, किसी ने उगाया, किसी ने, वो फार्मर भी है ना, उसका भी एफर्ट है ना यहां तक भोजन आने में, उसको भी एक बार हम शुक्रिया करें। मन कहेगा कि मैंने पैसे दिया था ना उसको, फिर भी एफर्ट तो कुछ एफर्ट तो हुआ ना। चलो व्यक्ति को पैसे दे दिए, मगर वो झाड़ को, वो पौधे को आपने पैसे नहीं दिया है ना, वो तो नेचुरली दे रहा है, तो इसीलिए उसको भी शुक्रिया अदा करें। थोड़ा ये प्रकृति, वो कैसा बना, धरती से बना, आकाश से बना, जल से बना, सूरज से बना, ये सब भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तब तो कुछ बन के हमारे पास आए, उन सबको हम शुक्रिया अदा करें। फिर उसके साथ इन सबको एक सिस्टम में, परफेक्ट सिस्टम में चल रहा है। अब धरती देखेंगे ना सूरज के साथ, अगर 1-2 किलोमीटर नजदीक भी चला गया और 1-2 किलोमीटर दूर भी चला जाएगा, धरती का अस्तित्व में ही परिवर्तन हो जाएगा। परफेक्ट बैलेंस में है।
इन सबको इक्विलिब्रियम में, सारा विश्व को चलाने वाला वो परमात्मा कितना गुप्त है, कितना परफेक्ट इक्विलिब्रियम के साथ विश्व को चला रहे, उनको भी तो शुक्रिया अदा करूं। ये 1-2 मिनट लगता है ये सब सोचने में। वो 2 मिनट सोच के वो फीलिंग के साथ जब हम भोजन कर देते हैं, और वो भोजन में भी वो भाव, वो भावना भर जाता है, ये हो जाता है कर्मयोग। कर्म के साथ भी योग का अभ्यास, परमात्मा को हमारी लाइफ में जोड़ देना, घर का परमात्मा को हमारे घर का स्वामी समझना। जब हम वर्क करने के लिए जाते हैं, ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, कोई जॉब करने के लिए जाते हैं, धंधे में जाते हैं, तब भी वहां पर भी हम भगवान को जोड़ सकते हैं। जॉब गिव्स अस ए पर्पस। अगर उसे हम सेवा भाव से स्वीकार करें, उसे सेवा समझे, वो एक ऐसा मैदान है जहां कईयों को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे ये पार्ट मिला है, एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ हम कर्मा में जाते हैं। मेडिटेशन को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आप भोजन हो गया आपका, आप निकल रहे हो ऑफिस जाने के लिए। जब निकल रहे हो, थोड़ा सब कुछ रेडी है, मगर 2 मिनट ठहरिए, एक बैठिए। लगेगा टाइम 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 टाइम, बार बार याद आता रहेगा टाइम टाइम। 2 मिनट, इसमें यह भी जीवन में एक भाग है समझ के। उस समय मेडिटेशन कीजिए 2 मिनट, बहुत ज्यादा समय की जरूरत नहीं, 1 और 2 मिनट्स, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प। हमें अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम हर चीज को मिला देते हैं। हर चीज को मिलाने से क्या है, कोई जगह पे हम रहते हैं, उस जगह पे पूरा नहीं रह पाते। ऑफिस में आते हैं तो घर के बारे में सोचते रहते हैं, घर के पास घर में आ जाते हैं तो फिर भी ऑफिस के बारे में सोचते हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और होम एट वर्क हो रहा है। हमारे मोबाइल के कारण होम एट वर्क भी हो रहा है। क्या हम यहां की समस्याओं को यहां रख के, इससे डिटैच होके, कुछ भी हुआ हो, अच्छा भी हुआ हो, डिस्टर्ब भी हुआ हो, आज मैं ऑफिस निकल रहा हूं या कारोबार में धंधे के लिए निकल रहा हूं, थोड़ा घर की सारे इश्यूज को एक बार मेडिटेशन में अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। आप घर के जो भी आपके इश्यूज है, माइंड में जो भी आ रहे हैं, वो सबको आप 2 मिनट लिख लीजिए और अपने मन को कह देना कि ये जो भी मैंने लिख लिया, ये सब के बारे में मैं घर वापस आने के बाद इसको अटेंड करूंगा। फिर इससे डिटैच करके हम निकलते हैं वर्क के लिए। वर्क के लिए जब जा रहे हैं तो ड्राइव कर रहे हैं तो जर्नी है, उस समय लाइफ भी एक जर्नी है। लाइफ के जर्नी के बारे में सोच सकते हैं, मेडिटेशन को वहां भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जब ऑफिस जाते ही हाय हेलो होने के बाद, गुड मॉर्निंग होने के बाद इमीडिएटली वर्क ना करें, थोड़ा 2 मिनट बैठे वहां पे, अपने आप को प्रेजेंस फील करें, माइंडफुल स्टेट में ले आए। और आज यहां क्या क्या करने वाला हूं या क्या क्या मुझे करना है, उन सबको एक एक के बाद माइंड में लाइए। इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए। टाइम ऐसे ही ना चले जाए, कुछ प्रायोरिटीज फिक्स कीजिए। मेडिटेशन आपको प्रायोरिटीज फिक्स करने में भी बहुत बहुत मदद करेगा। ये योग को कर्म के साथ जोड़ने का एक तरीका है। मेडिटेशन को आप एक्शन के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, ड्यूटीज के साथ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर हम प्रायोरिटीज फिक्स करें, क्या क्या करना है, कब क्या करना है, माइंड में क्लियर करें, नोट डाउन करें, फिर एक्शन में आ जाए। 2 मिनट लगेगा ट्रांजिशन में। फिर सारा दिन काम हो गया है, कुछ अच्छे भी हुआ है, कुछ फेल्यूर्स भी है, कुछ सक्सेस भी है, कुछ एप्रिसिएशन भी है, कुछ डिप्रिसिएशन भी है। सारा डे कंप्लीट हुआ है, हम निकल रहे हैं। निकलते ही वो स्कूल में बच्चे निकलते हैं ना, जो एस्केप वेलोसिटी में, जैसे ही बेल रिंग हो जाता है, लास्ट पीरियड याद है आपको स्कूल में? लास्ट पीरियड हम क्या करते हैं, टीचर क्लासरूम में बता रहे हैं, हम हमारी पैकिंग शुरू हो जाती है, सब रेडी है, सब लोग वेट कर रहे हैं। किस लिए वेट कर रहे हैं?
वो बेल के लिए वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो बेल आ जाता है तो बच्चे ऐसे दौड़ते हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, एक एस्केप वेलोसिटी में भागते हैं। इसी प्रकार से वो आदत है ना स्कूल का, जॉब से भी एस्केप वेलोसिटी में भागने का टाइम, जैसे लास्ट आवर, lastminute.com, लास्ट आवर में इस प्रकार का होता है थोड़ा। दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू स्टॉप। वो एक इंपल्स है निकलने का। उस समय अपने आप को काउंट डाउन करो, बैठो 2 मिनट, और सारा दिन जो कुछ भी ऑफिस में कारोबार हुआ उसको एक बार याद करो। जब मैंने आया उस समय क्या क्या सोचा था करने के लिए, उसमें आप परमात्मा को भी जोड़ो। जब आ रहे हैं परमात्मा से आप कह रहे हो कि ये चीज परमात्मा भगवान को मैं कह रहा हूं कि ये चीज करूंगा। अब एंड ऑफ द डे में वर्क कंप्लीट हो रहा है, तब सोचिए, देखिए, एक बार अपना रिपोर्ट दीजिए, भगवान को अपना बॉस बनाइए। अब सारा अपना रिपोर्ट दीजिए कि आज ये किया हूं, ये कर नहीं पाया, ये कल के लिए पेंडिंग है। वो सारा थोड़ा, अगर नोट्स भी लेना है थोड़ा सा ब्रीफ नोट्स ले लीजिए और मन को एक डायरेक्शन दीजिए कि आज का ये वर्क लाइफ कंप्लीट हुआ है, मुझे इसे घर नहीं ले जाना है, यहां का यहां मुझे छोड़ना है, यहां के मूड वहां नहीं जाना चाहिए, यहां का डिस्टरबेंस वहां नहीं जाना चाहिए। इसको यहां कंप्लीट किया, ये बुक को क्लोज कीजिए। स्कूल्स में भी जब हम पढ़ते थे पीरियड्स होते हैं ना, एक पीरियड का साइंस का पीरियड, वो बुक ओपन हुआ, उसके बाद वो बंद हुआ। फिर मैथमेटिक्स का पीरियड, वो बुक ओपन हुआ, दूसरा बंद हुआ है। इसी प्रकार से डे में, दिन में, दिनचर्या में ये कंप्लीट हुआ है, इसे कंप्लीट रखिए। इसे कैरी करके नहीं ले जाना है। हाँ, कुछ पेंडिंग है तो वहां लिख के रखिए। अब ये पूछ लेते हैं कई लोग, आप जो बोल रहे हैं वो तो ठीक है, मगर घर जाने के बाद भी बॉस का कॉल आता है तो हम क्या करें? बॉस का कॉल आता है तो क्या करें? एक बार याद कीजिए, क्या आपने एक कॉल सेंटर खोल के बैठे हो? आपने कोई कॉल सेंटर खोल के नहीं बैठे हो। आप 24/7 अवेलेबल रहना हमारी कमजोरी है। आपका जॉब का ये डिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको 24/7 अवेलेबल रहना है। हम अपने आप को ऑफर कर रहे हैं। थोड़ा हमें इस विषय, भारतीयों को, इंडियंस को इस विषय पर अच्छी तरह से सीखने की जरूरत है। आप कोई भी यूरोपियन को आप कॉल करो, वीकेंड पे आप कॉल करो, आप वॉइस मेल में जाएंगे। अगर आप कुछ काम है थोड़ा आप कर देंगे, ये पूछेंगे तो हाँ जरूर करूंगा, मंडे फर्स्ट आवर करूंगा, ये बोलेगा फर्स्ट आवर में काम करूंगा। कल के दिन का पर्सनल टाइम और प्रोफेशनल टाइम दोनों को मिक्स नहीं करना है। कोरोना के बाद वर्क फ्रॉम होम हो गया है और अब होम में है या वर्क में है समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, लाइफ इज डिफरेंट। एक चीज हमें समझना होगा, जीवन के लिए उपाधि है। जॉब इज फॉर लाइफ बट लाइफ इज नॉट फॉर जॉब। लाइफ में कई चीजों की इंटीग्रेशन है। लाइफ एक यूनिडायरेक्शनल नहीं है, लाइफ होलिस्टिक है। लाइफ में सभी एलिमेंट्स इंटीग्रेट होना जरूरी है। वर्क इज इंपॉर्टेंट, नो डाउट, लाइवलीहुड है, मगर लाइफ के लिए है, लाइवलीहुड के लिए लाइफ नहीं है। हमें वो वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट। अगर जीवन के एलिमेंट्स हम देखें ना, एक सर्कल, ये एलिमेंट्स में क्या क्या है जीवन में? एक वर्क है, एक रिलेशनशिप्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जीवन में फाइनेंसेस है, जीवन में रिलेशनशिप्स है, जीवन में हॉबीज है, इंटरेस्ट है, चैरिटी है, जीवन में सर्विस है, जीवन में न्यू लर्निंग्स है, जीवन में स्पिरिचुअलिटी है, जीवन में सत्संग है, जीवन में पॉजिटिविटी है। लाइफ में यह सब इंपॉर्टेंट है। हम कोई एक चीज को सब कुछ बना लेते हैं तो वो हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है।
को वो एक चीज खराब होता है तो सब कुछ खराब हो जाता है जीवन का। नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन एक चीज से नहीं बनती है, जीवन सभी चीजों के से जीवन बनती है। क्या हम हमारे जीवन के सब एलिमेंट्स के ऊपर हमारा ध्यान है? थोड़ा थोड़ा हर चीज के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। जीवन में टेस्ट की भी जरूरत है और जीवन में न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। कभी कभी टेस्ट ठीक है, टेस्ट के ही सब कुछ करेंगे, न्यूट्रिशन शायद मिस हो जाएगा। हर चीज का एक बैलेंस, हर चीज को जोड़ना। कोई एक चीज को सब कुछ बना लेते हैं तो उस बहाव में बह जाते हैं, वो एम्प्टीनेस क्रिएट कर देता है। हर चीज को थोड़ा 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 अगर हम समय दे, एक जगह पे सक्सेस नहीं होते तो हम डिप्रेशन में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि दूसरी चीज उसको कॉम्पेंसेट कर देती है। जीवन में सैलरी जितना इंपॉर्टेंट है उतना सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, उतना इन्वेस्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, उतना चैरिटी भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कुछ लोग सिर्फ सेविंग्स पर ही ध्यान देते हैं, कुछ खर्चा नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते। ऐसे भी लोग हैं, बहुत कम खर्चा करते हैं, सेविंग्स ही कर रहे हैं, सेविंग्स ही कर रहे हैं। सेविंग्स तो अच्छी बात है, मगर कभी कभी क्या हो जाता है ना, अति सर्वत्रा वर्जिते, कोई भी चीज एक्सट्रीम में ले जाते हैं तो वो डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। जितना सेविंग्स इंपॉर्टेंट है उतना क्वालिटी ऑफ लाइफ भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग इतना स्पेंड करते हैं कि सेविंग्स की तो बात ही नहीं है, अपनी सैलरी भी खत्म हो जाती है और क्रेडिट कार्ड भी स्वाइप कर लेते हैं। तो एक ऐसे पॉइंट आ जाता है तो सारा सैलरी में ज्यादा तक ईएमआई में ही जा रहा है, पास्ट को ही खत्म करने में, पास्ट को सेटल करने में ही जा रहा है। वो भी एक्सेस है। व्यक्ति बहुत कम में भी खुश रह सकता है या बहुत ज्यादा में भी असंतुष्ट हो सकता है। कभी कभी पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग्स में एक बहुत कुछ विचित्र बातें आ जाती है। बच्चे अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट ले जाके माँ बाप को दिखाते हैं, 96 मार्क्स आ रहे हैं, तो माँ बाप ये पूछ रहे हैं कि वो 4 मार्क्स क्यों नहीं आए हैं, ये 4 मार्क्स क्यों नहीं आए। अब इसको क्या होगा? और एक बच्चा है 36 मार्क्स आ रहे हैं, वो सेलिब्रेट कर रहा है, पार्टी दे रहा है। एक व्यक्ति 95 मार्क्स आने के बाद भी डिप्रेस लग रहा है, क्योंकि मुझे किसी और को 98 आए हैं और मेरे को 96 आया है, खुशी नहीं है। ये सारा रिलेटिव है। जिस प्रकार से आप उसको कनेक्ट करते हो, रिलेट करते हो, उसके आधार पर आपकी खुशी और दुख है। बहुत कमाने वाले भी बहुत दुखी है। कभी कभी हम देखते हैं बहुत कम कमाने वाले बहुत त्यागी है। मैस्लो एक साइकोलॉजिकल स्टडीज के साइंटिस्ट थे। उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स नाम का एक हाइपोथेसिस को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि जो बेसिक नीड्स है वो नीचे तरफ होंगे, ये एक पिरामिड जैसा होगा, और उसके ऊपर अपनी इमोशनल नीड्स आएंगे, उसके ऊपर सोशल नीड्स आएंगे, उसके ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, टिप पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाता है। वो हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, वो इंट्रोड्यूस किया। वरना ये बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होते हुए व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकेगा, ऐसा उनका प्रपोजल था, हाइपोथेसिस था। सारी दुनिया में घूमे वो और हर जगह स्टडी किए तो हर जगह वो फिट बैठ रहा है, मगर भारत में वो फिट नहीं बैठ रहा था। उनको ये आश्चर्य लगा कि भारत में झोपड़ियों में रहने वाले भी उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होते हुए भी उनके घर में कोई मेहमान आता है तो पहला उनको सेटिस्फाई करके फिर अपने को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर उनका हाइपोथेसिस को, उनका लेटर्स मैंने पढ़ा, उनमें लिखा एक जगह पे भारत में ये हाइपोथेसिस मैच नहीं हो रही है, क्योंकि यहां के लोग इवॉल्व है, एक्चुअलाइज्ड है। बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं करते हुए भी वो त्याग वृत्ति है,
इसीलिए सेटिस्फैक्शन लेवल्स इन लोगों के जीवन में बहुत हाई है। माना उनका जो सेटिस्फैक्शन मेटीरियलिस्टिक चीजों में नहीं है, रिलेशनशिप्स की जो हार्मनी में ज्यादा इन्वेस्टेड है। इसी प्रकार हम हर चीज में वो बैलेंस, हर एलिमेंट को थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंस देंगे तो कोई भी एलिमेंट खराब भी हुआ है ना, वो एलिमेंट लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेगा, होपलेस नहीं बनाएगा, एम्प्टी नहीं क्रिएट करेगा, और दूसरे एलिमेंट्स उसको कॉम्पनसेट करेंगे, उसको स्टेबलाइज करेंगे। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल अप्रोच नहीं, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना है। दैट इज द स्पिरिचुअल अप्रोच। वो एक योग युक्त अप्रोच है। फिर आप ऑफिस में कंप्लीट किए, फिर ऑफिस से आप वापस आ रहे हो घर में, याद कीजिए वो पंछी जो सुबह सुबह सूर्योदय से पहले निकलती है घर से। अब थोड़ा समय पहले यहां एक प्रकार का प्रकाश था, अब धीरे धीरे वो प्रकाश चला गया, थोड़ा अंधकार व्याप्त हो गया है ना। नेचर में भी कभी भी सडनली आपको डार्कनेस या सडनली उजाला नहीं आता है, एक फेड इन फेड आउट प्रोसेस होता है नेचर में, जिसको ट्विलाइट कहते हैं। सूर्योदय से पहले सूर्य का प्रकाश आ जाता है, सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का प्रकाश रहता है, धीरे 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 वो चले जाता है। जैसे जैसे पंछी भी सुबह सुबह पूरब की ओर, ईस्ट की तरफ, पूरब की ओर फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा जल्दी लाइट की तरफ जाते हैं और सूर्यास्त की ओर शाम को वापस आते हैं। हम भी वो पंछी हैं जो सुबह ऑफिस के लिए, कारोबार के लिए निकले, फिर शाम को वापस घर लौट रहे हैं। अब देखिए, घर लौटने के बाद पंछी कितने खुश रहते हैं। कभी कभी आप गांव में देखते हो, झाड़ों में इतना कोलाहल होता है, इतना कोलाहल, बहुत आके ये सारे पंछी आके क्या बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात करते हैं इतने, और सारा शेयर करते हैं एक दूसरे से, खुशी में रहते हैं। इवनिंग टाइम हमारा वैसा बीते, शेयरिंग, केयरिंग, शेयरिंग, एप्रिशिएटिंग, एंजॉइंग, एनर्जाइजिंग, वीक थक के नहीं। हमारा एनर्जी सुबह से शाम तक कर्म करके थकना नहीं चाहिए, एनर्जी बढ़ना चाहिए। क्या यह संभव है? हम सारा दिन बीतने के बाद हमारा एनर्जी बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्या यह संभव है? अनुभव क्या कहता है? संभव है? नहीं है ना। एक बार आप सोचिए, क्या यह भी संभव है जब हम पूरी तरह से थक गए, इतना थक गए कि हमारे अंदर कोई एनर्जी नहीं है, फिर भी हम बहुत खुश हैं? एक बार याद कीजिए, त्योहार के दिन आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, आपके भाई का या बहन का शादी है, सारी जिम्मेवारियां आपके ऊपर है, आप रात दिन काम कर रहे हो, थक गए हो, फिर भी आपकी खुशी कम हो रही है? नहीं हो रही है। ऑन द अदर हैंड खुशी बढ़ रही है। एक बार यह सोचने की बात है, पेन मैंडेटरी है मगर सफरिंग ऑप्शनल है। पेन इज मैंडेटरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। उस पेन में हमें सफर होना है या खुश होना है, वो ऑप्शन है हमारे पास। क्या ऐसा संभव है जीवन में बहुत ज्यादा पेन है मगर हम खुश है, दुखी नहीं है? क्या ऐसा संभव है? बहुत ज्यादा पेन है मगर हम खुश है? एक बार सोचिए, जब हमारे माताजी हमें जन्म देते हैं, उस समय वो कितना पेन में है, मृत्यु समान दर्द होता है उस समय। इतना पेन में भी सफरिंग नहीं है मां जी को। क्यों नहीं है? ऑन द अदर हैंड बहुत खुश है। वो खुश इसलिए है कि एक नन्हा सा बच्चे को मैंने इस दुनिया में ले आई हूं। पेन है, पेन रुला रही है, मगर फिर भी मन खुश है।
पेन इज मैंडेटरी, सफरिंग इज नॉट मैंडेटरी, सफरिंग ऑप्शनल है। ये एटीट्यूड, ये स्वभाव, ये फीलिंग को हम अगर ले आते हैं तो थकने के बाद भी हम खुश रह सकते हैं। सारा दिन हम इसलिए थक जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी से नहीं थकते हैं, हमारी मेंटल एक्टिविटी से हम थक जाते हैं, हमारे कन्फ्लिक्टिंग थॉट्स से हम थक जाते हैं। हमारे थॉट्स अगर एनर्जाइजिंग थॉट्स हैं तो हम थकते नहीं है, हमारे एनर्जी रीएस्टैब्लिश हो जाती है। फिर शाम को जब हम वापस आते हैं जर्नी पूरा करके, फिर एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट के साथ, कुछ देने की भावना के साथ, लेने की भावना से नहीं, कुछ देने की भावना में हम फिर घर पहुंचते हैं, तो हमारे वो डिटैचमेंट के साथ शेयरिंग, केयरिंग, ऑफिस में जो भी हुआ वहीं छोड़े, फिर घर आने के बाद 2 मिनट ठहरे, फिर घर के लिए अच्छे विचार करें, फिर हमारे शाम की दिनचर्या एक्चुअल लाइफ वो है, उसके लिए ही आपने ये 8-10 घंटे का मेहनत इस समय के लिए ही किए हो। घर आके वो खुशी लेने के लिए ही ये 8-10 घंटे का मेहनत किए हो। तो ये टाइम कितना इंपॉर्टेंट है, शाम का ये समय। ये शाम का ये समय को उतना महत्व देते हुए घर में, हमारे एक्टिविटीज में, सेल्फ को एनरिच करने में, फैमिली को एनरिच करने में, सत्संग के समय में थोड़ा ध्यान, थोड़ा हॉबी, थोड़ा एंटरटेनमेंट, थोड़ा एनरिचमेंट, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा समझ, थोड़ा सत्संग, थोड़ा सुविचार, इन सब के साथ जोड़ते हुए इवनिंग को फुलफिल करना है। फिर शाम कंप्लीट हो जाता है, सोने का समय हो जाता है। उस समय कैसे हम योग करें, वो कर्मा को कैसे योग के साथ जोड़े, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन होता है। कॉन्शियस स्टेज से सबकॉन्शियस स्टेज में जाने का वो समय हम कई एनर्जीज को कैरी करते हैं हमारे साथ, कई इमोशंस को, कई फीलिंग्स को, कई इंसिडेंट्स को, सब कैरी होते हैं। वो सब बोझ को लेते हुए नींद में नहीं जाना है, उस सब बोझ को उतार के नींद में जाना है। इसीलिए नाइट ड्रेस एंड डे ड्रेस में डिफरेंस होता है ना। नाइट ड्रेस पहनना है, मेंटल नाइट ड्रेस भी पहनना है। कैसा करे वो? सारा दिन सुबह से हमारे राजयोग में, कल जो हम राजयोग के बारे में जानेंगे उसमें ये बातें हम सीखेंगे। सारे दिन की जो दिनचर्या है, सुबह से शाम तक जो कुछ भी हुआ है, एक बार हम परमात्मा के साथ बैठ के उनके आगे सब कुछ सुना देते हैं। कुछ अच्छे भी किए हैं, कुछ गलतियां भी किए हैं, कुछ ठीक भी नहीं हुआ, कुछ बहुत अच्छा भी हुआ, कुछ अच्छा नहीं सुने हैं, उस तरह रिलीज करना है, कैरी ऑन, नेक्स्ट डे के लिए बैलेंस नहीं लेके जाना है। उन सबको बैठते हैं और सारा दिन के दिनचर्या को एक बार पुनरावलोकन करते हैं और सारे एक एक चीज हम परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। माइंड को न्यूट्रल कर देते हैं, एक एक्सेप्टेंस देते हैं, एक टॉलरेंस देते हैं, एक फॉरगिवनेस करते हैं, खुद को भी औरों को भी, एक एडमिट करते हैं हमारे मिस्टेक्स को, एक्सेप्ट करते हैं, फॉरगिवनेस भी सीख करते हैं, पूछते हैं, क्षमा भाव से भी देखते हैं औरों को, अपने आप को भी क्षमा मांगते हैं। फिर वो सारा दिन कंप्लीट होता है, वहां उसको फुल स्टॉप करते हैं। फिर उसके बाद कुछ अच्छे विचार, सुबह के समय में जिस प्रकार से हम सोचे उसी प्रकार से कुछ अच्छे विचार, कुछ अफर्मेशंस। हम कॉन्शियस स्टेज से धीरे धीरे सबकॉन्शियस स्टेट में जा रहे हैं, उस समय जो अफर्मेशंस हम करते हैं वो हमारे सबकॉन्शियसनेस में चले जाता है और वो निद्रा योग निद्रा बन जाता है। बहुत रिलैक्सिंग, सूदिंग स्लीप हो जाता है। इस प्रकार से हमारे सारी दिनचर्या में हम हर कर्म के साथ इस योग को जोड़ सकते हैं। हर कर्म में हम परमात्मा को हम अपने साथ ले आ सकते हैं। तब क्या सारे दिन हमें एक थोड़ा क्षण हम सारा रूटीन को एक बार माइंड में ले आए ना, इसके साथ साथ हम योग के पॉसिबिलिटीज को भी हम माइंड में ले आए हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है वो फीलिंग। थोड़ा समय में कहते कहते मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से एनरिच होंगे, कर्म के साथ
योग भी संभव है, तब हो जाता है योग युक्त कर्म, तब होता है योग कर्म सुखौ फले। फिर वो योग कैसे करे और योग में राजयोग क्या है? आज तो हम भक्ति योग और ज्ञान योग के साथ जोड़े हैं, फिर हम इसे राजयोग के साथ जोड़ेंगे कल के सत्र में। अभी 2 मिनट परमात्मा को शुक्रिया अदा करते हुए हम आज का इस सेशन को पूरा करते हैं। हाँ, अंत में भाई जी का वो प्रश्न, नायर भाई का, मेजर नायर भाई का वो प्रश्न, मन अलग नहीं है, मन भी हमारा ही है। जैसे एक दिया में आप देखते हो तो रोशनी भी है और उष्ण भी है, उसमें से प्रकाश भी आ रहा है, उसमें से गर्मी भी आ रहा है। इसी प्रकार से आत्मा का ही एक शक्ति मन है, आत्मा का ही ये शक्ति बुद्धि भी है। मन एक फैकल्टी है जो थॉट्स क्रिएट करती है, वो न्यूट्रल है। बुद्धि वो फैकल्टी है जो हमारे संस्कार के आधार पर मन को अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग देते हुए उस डायरेक्शन पर ले जाती है। हाँ, मन थोड़ा भटक गया है कई चीजों की इन्फ्लुएंस में। बुद्धि मन को मार्गदर्शन करती रहती है। एक वंडरफुल इनर कॉन्वर्जेशन है, ये हर व्यक्ति के अंदर होती रहती है। उसे कॉन्शियसली करना मेडिटेशन में हम सीख लेते हैं। मन हमें इन्फ्लुएंस करने का कोशिश करेगा क्योंकि वो खुद इन्फ्लुएंस्ड है। बुद्धि ज्ञान के आधार पर उसको सजेस्ट करने का कोशिश करे, कभी सुनती है मन, कभी नहीं सुनती है। मन को हम फोर्स करेंगे, धमन करेंगे तो मन रिवोल्ट करेगा। मन को सप्रेस करेंगे, वो दूसरी तरफ उसे निकालने की कोशिश करेगी। मन को साथ में लेके चलेंगे तो मन भी साथ में चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ओम शांति। थोड़ा 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे और परमात्मा को धन्यवाद कहते हुए हम पूरा करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ये 3 दिन की इन सत्रों के बाद एक विधि पूर्वक ये राजयोग का शिविर रखा गया है। 12 तारीख से 17 तारीख तक हम 2 दिन से एक 1.5 आवर टाइम देने से कई चीज़ों के बारे में हमें
जानकारी, बेसिक चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। इसके बाद हम एक 7 दिन का जो शिविर होता है, राजयोग का शिविर, वो चालू होने वाला है। और ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के कई सेंटर्स में ये प्रोग्राम चल रही है और आप सबको ये स्लिप्स दिया गया। मेरा एक नम्र निवेदन है, एक सजेशन है कि आप इसे एक परमात्मा का ही इनविटेशन समझिए, बुलावा समझिए। जब हम शुरुआत में जब आए, इन चीज़ों को जानने की कोशिश की, जब हमें ये चीज़ मिला, उसके बाद हमें समझ में आया ये कितना अमूल्य है जीवन के लिए। थोड़ा सा हमें समय देना होगा। जैसे मिट्टी अपने आप को सौंप देता है, तो जो व्यक्ति उसके साथ काम करता है उसे एक अच्छा सा मोड़, एक शेप दे देता है। सोना भी अपने आप को सौंप देता है तो एक अच्छा ज्वेलरी बन जाती है। अपने आप को भी परमात्मा के आगे, वो जो हमें डिजाइन करते हैं, वो जो हमारे अंदर भरना चाहते हैं, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें तो कई चीजें हमारे अंदर भर जाती है। तो ये 7 दिन का जो कोर्स है, इसका पूरा फायदा लीजिए। आप खुद आइए, आपके परिवार को भी ले आइए। जब हम आए थे, हमारे माता पिता हमको साथ में ले आए तो हमें ये सब चीजें समझ में आई। तो अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी ले आइए और ये 7 दिन का शिविर को अच्छी तरह से पूरा कीजिए। एक ऐसे चीज खुद को हम देंगे जो जिंदगी भर हमारे साथ रह जाती है। अच्छा, ओम शांति।